नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक डायरेक्ट आपके यूपीएससी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस प्रकार से कार्य करती है, शक्तियों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, हमने कहाँ से संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है, साथ ही साथ हमने कहाँ से अपनी जो न्यायिक प्रणाली है उसको अडॉप्ट किया है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर बात होगी केशवानंद भारती केस की भी, हमारे 76वें एंड 99वें जो कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन हुए इनके बारे में भी। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल आज आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलने वाली हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है कि हमारा जो बैच है वो शुरू होने वाले हैं जल्द ही 28 जून से। तो यहाँ पर उन बैचेस में आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है यूपीएससी एंड पीसीएस में। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ वैलिड रहेगा आपका 5 जुलाई से 12 जुलाई तक। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की। देखिए हमारे यहाँ देखिए हर जो शक्तियाँ हैं उनमें बैलेंस है, कार्यपालिका है, हमारी विधायिका है, न्यायपालिका है, तीनों में ही क्या है, बैलेंस मौजूद है। तो इसी बैलेंस की बात की गई है और ये शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से किया गया है कि कोई भी यहाँ पर निरंकुश ना हो जाए, निरंकुशता किसी में भी देखने को ना मिले, ना ही वो विधायिका में देखने को मिले, ना ही कार्यपालिका में देखने को मिले और ना ही न्यायपालिका में देखने को मिले। तो इसी चीज़ को बहुत खूबसूरती से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस किया गया है, चीज़ों को बैलेंस किया गया और यही सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये आपसे रिलेटेड है, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मेंस का इसमें बहुत अच्छा बहुत प्यारा बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कुछ विशेषताएं उधार ली हैं और वो क्या विशेषताएं, हमारी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को उन्होंने कहां से लिया है, जो अमेरिका का संविधान है वहां से इसको लिया गया है और इसे संरक्षक के रूप में स्थापित किया गया है भारत में कि जो न्यायपालिका है वो क्या है, संरक्षक है। न्यायपालिका को हम क्या है, एक्स्ट्रा एक तरीके से हम उसको पावर देते हैं कि वो क्या कर सकती है, चीजों को देख सकती है, रिव्यू कर सकती है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत चीजें हो रही हैं, इस बिल में कुछ गलत है, तो उसको भी वो देख सकती है। लेकिन यहाँ पर उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका भी है, वो भी अपनी चीजों को देखती है। कानून बनता है, कानून का पालन करवाना है, कानून सही है गलत है उसको कौन देखेगा, तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, न्यायपालिका में देखी जाती है चीजें। ठीक, तो ये सारी चीजें जो आपस में है ये कनेक्टेड है। अगर हम यही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है और जो विधायिका है, तीनों अलग अलग है, तीनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हैं। ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन यदि भारत की बात की जाए तो भारत में तीनों ही एक दूसरे को बैलेंस रखने का कार्य करती हैं और यदि कोई कार्य कुछ गलत कर रहा है या निरंकुश हो रहा है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर क्या है, अंकुश लगाने का उन पर अधिकार है। ठीक है, वहीं यदि बात करूं मैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो संसदीय प्रणाली है हमने सिर्फ अमेरिका से क्या लिया है, न्यायपालिका ही तो ली है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन वहीं हमने जो संसदीय प्रणाली ली है ब्रिटिश संसद से ली है। इस वजह से ये जो बैलेंस वाली चीजें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो शक्तियों का पृथक्करण है ये देखने को मिलता है। और ये जरूरी इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक को ही हमने सारी पावर अगर दे दी तो वो निरंकुश हो जाएगा, वो अपने मन से चीजों और कार्यों को करेगा। लेकिन यदि एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे और पावर सेपरेटेड रहेंगी तो यहाँ पर कोई भी निरंकुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि यदि मैं निरंकुश हो रहा हूं तो सामने वाला क्या है, मेरे पे अंकुश लगा सकता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ और ये बातें क्यों निकल के आई, ये चर्चा में क्यों है। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश पारित हुए जिसको देख करके लगा कि वाकई हमारे भारत में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है और उनका जो शक्तियों का पृथक्करण है वो बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुए थे। आपने देखा होगा कि वहां पर धांधली हुई थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। बीजेपी के कैंडिडेट थे जो जीत गए थे और वहीं दूसरे कैंडिडेट थे जो हार गए थे। लेकिन फाइनली जब चीज़ें पता चलती हैं तो वहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है कि जो हारे हैं भाई वही वहाँ पर बनेंगे मेयर का चुनाव वही जीते थे और उनको बना दिया गया मेयर। ठीक, तो ये जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव थे यहाँ पर हमने देखा हमारी न्यायपालिका की पावर, सरकारों को एक नियम को पूर्ववत करने का निर्देश यहाँ पर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर हमने पावर देखी, सेपरेशन ऑफ पावर की जो दी गई है। ठीक है, वनों की सुरक्षा को कमजोर करने वाले कानून को रोकना,
ये कानून रोका गया। कानून पहले बनाया जा रहा था, पास कर दिया गया था, लेकिन क्या किया, जब इसका जुडिशियल रिव्यू किया गया तो पता चला इससे क्या हो रहा है कि वनों की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। तो इसको देखते हुए इस कानून को रोक दिया गया। यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारे जो न्यायपालिका है इसमें कितनी पावर है। दूसरा, चुनावी बॉन्ड को खत्म करने वाले कानून पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर देख लो कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर ये पावर यहाँ पर ये आपको शो करती है। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने देखा कि जो इस साल हुई, तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को बरकरार रखे हुए है। और यही हमारे इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में है, नियंत्रण और संतुलन बना करके रखना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बखूबी यहाँ पर करके दिखाया है। इस साल जो भी चीजें हुई हैं उनमें आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, यह सिद्धांत भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से परिणित है। लेकिन अब बात यह आती है कि ये शक्तियों का जो पृथक्करण है, ये सिद्धांत आखिर क्या है और कैसे ये विकसित हुआ, तो ये भी जानेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये आ जाता है, सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन। आज सारा मैं यहीं पे आप लोगों को घुमा दूंगी, अमेरिका जहां भी घूमना है। ठीक, अमेरिका में क्या आप देखोगे, दिखता है आपको ये द यूएस कैपिटल, द व्हाइट हाउस एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये है आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये है आपका एग्जीक्यूटिव और ये है आपका जुडिशियल। लेजिस्लेटिव कांग्रेस, और यहाँ पर दो आपको दिख जाते हैं हाउस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखो सीनेट मिलेगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, ओनली दो ही। ठीक, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सेम चीजें हैं। इसके बाद आता है जुडिशियल, तो यहाँ पर फेडरल और स्टेट कोर्ट्स हैं पर बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीनों का एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं है, एक दूसरे पर कोई अंकुश नहीं है। इन तीनों के कार्य सेपरेटेड हैं और ये अपने कार्य ना ये इन पर उंगली कर सकते हैं, ना ये इन पर उंगली कर सकते हैं, ना ये इन पर उंगली कर सकते हैं। मतलब कोई एक दूसरे की ये ऐसा नहीं कर सकते कि कोई किसी की पावर को नियंत्रित करे या फिर कोई किसी को दबाए, ऐसा नहीं। ये फ्री है, तीनों को फ्रीडम दी गई है कि आप अपने अपने कार्य करिए। लेकिन भारत में क्या है कि ये तीनों को फ्रीडम नहीं है। अगर कोई भी कुछ निरंकुश कार्य करता है या गलत करता है तो क्या कर सकते हैं हम, उसका न्यायिक रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर केशवानंद भारती केस आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, जहाँ पर बताया गया कि संसद में यदि जो संसद के प्रावधान है, जो संविधान के प्रावधान है, यदि उसमें बदलाव करना है तो उसके मूल स्ट्रक्चर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो, कोई भी संसद में बिल पास कर रहे हो, फिर कानून बना रहे हो, तो ऐसा कानून कोई भी नहीं बनेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन चीज है, बेसिक चीज है, उसको क्या कर दे, बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है उसको ही चेंज कर दे। ठीक, तो वहां पर हमें चीजें, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये तो मैंने बता दिया यूएस में क्या क्या चीजें हैं। आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ से लिया क्या है, सिर्फ लिया है जुडिशियल और कुछ भी नहीं लिया है। हमारे यहाँ पे स्टेट कोर्ट्स हैं, देखिए आप, फेडरल वो भी है, लेकिन हमने यहाँ से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऐसा कुछ नहीं लिया। ये जो हमने लिया है, ये जो पूरी प्रणाली हमने अडॉप्ट करी है, ये हमने ब्रिटिशर से अडॉप्ट करी है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है। और हमने यहाँ से क्या लिया है, सिर्फ जुडिशियल न्यायिक प्रणाली ली है अमेरिका से। आगे बात करते हैं। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के एक ऐसे स्वरूप को दर्शाता है जहां पर शासन तंत्र में 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है शासन तंत्र को। और वो 3 शाखाएं आपकी कौन सी हो जाती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो जाती हैं। इस सिद्धांत में आप देखोगे बड़े बड़े थिंकर्स थे, उन्होंने कई बार बुक लिखी, अपनी थिंकिंग भी इसको लेकर के प्रस्तुत करी। तो यहाँ पर अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिससे जुड़ी हुई है, द पॉलिटिक्स। यहाँ पर ये जो अवधारणा है वो देखने को मिलती है। और अरस्तु कहते क्या है कि इनके अनुसार संविधान में सरकार की विभिन्न शाखाएं शामिल होनी चाहिए। ठीक, न्यायपालिका होनी चाहिए, सार्वजनिक अधिकारी यहाँ पर शामिल होने चाहिए, और विचार विमर्श की जो शाखा है वो होनी चाहिए कि वो विचार विमर्श करे और देखे। आगे बात कर लेते हैं इसमें। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक भी यहाँ पर है। ये 17वीं शताब्दी में अपनी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में सरकार की 3 शाखाओं पर विचार की बात करते हैं। और जॉन लॉक ने अलग तरीके से इस बात को कहा है। उन्होंने बोला है कि तीनों शाखाओं को स्वतंत्र रूप से या समान शक्ति के साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर तीनों शाखाएं स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी निरंकुशता, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए शाखाएं। ठीक है, उनका मानना था कि जो विधायी शाखा है वो तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग कौन सी शाखा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, विधायी होनी चाहिए। वहीं आगे आप देखोगे वहां पर आ जाते हैं मॉन्टेस्क्यू, वो कहते हैं कि जो न्यायिक हमारी शाखा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो सबने इसको लेकर के अपने अपने अलग अलग मत भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और बाकी जो है आपकी उन शाखाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार सिर्फ राजा का है। आगे बात कर लेते हैं 18वीं शताब्दी में जब फ्रांसीसी न्यायविद और दार्शनिक हुए बैरन डी मॉन्टेस्क्यू।
ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि जो न्यायपालिका है, यहाँ पर इन्होंने लिखा जो न्यायपालिका है वो ज़्यादा वजनदार यानी कि उसके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए और वो ज़्यादा स्वतंत्र होनी चाहिए, एक्सपेक्ट हमारी विधायिका और कार्यपालिका। तो यहाँ पर मैं आपको मत बता रही हूँ कि इन लोगों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि इन्हीं के सिद्धांतों को, मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों के आधार पर ही अमेरिका का जो संविधान है वो निर्मित किया गया है, बिल्ड किया गया है। वो किससे प्रेरित है? मॉन्टेस्क्यू के जो सिद्धांत थे उसके। और वहां पर आपकी जो न्यायपालिका है वो ज्यादा आपको स्वतंत्र देखने को मिलेगी, ज्यादा क्या पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और वहां पर तीनों ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र है, एक दूसरे के काम में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कर कहा कि तीनों शाखाओं को अलग अलग होना चाहिए तथा अधिनायकवादी शाखा से बचने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से इनको कार्य करना चाहिए। और इसी के आधार पर अमेरिका का संविधान हमारा निर्मित किया गया है। अब भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण कैसा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमने कहां से लिया है, इसको ब्रिटिशर्स से लिया है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक अवधारणा ली है। इस वजह से ये जो बैलेंस वाला आपको देखने को मिलता है ना, कारण इसका यही है। संविधान में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बताया गया है। जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, हमारे संविधान का संरक्षक है, उसकी रक्षा करेगी, ठीक है। और भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि विधायिका क्या कार्य कर रही है, न्यायपालिका क्या कार्य कर रही है। तो इसका जो जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि उसकी समीक्षा करना, देखना कि उसके कार्य सही हैं या नहीं है, कहीं इससे कोई दूसरी प्रॉब्लम, जैसे अभी वन को लेकर के आया था कानून, उस पर रोक लगाई, ठीक है। तो न्यायपालिका ने समीक्षा करी, देखा कि अच्छा इस कानून से वनों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उस कानून को क्या किया, रद्द कर दिया, खत्म कर दिया गया, आगे पास नहीं होने दिया। तो उन्होंने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया ना, उस कानून को देखा कि इससे क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है। और यही इसका मेन कार्य है और यही ये कार्य करती है। भारतीय संविधान में कई प्रावधान स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण के विचार के अस्तित्व का संकेत देते हैं। जैसे कि आप देखोगे, संघीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा इसको बरकरार रखा गया है। आर्टिकल बात करूं 53(1) में, तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वहीं राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसके पास होगी, राज्यपाल के पास होगी। लेकिन किस आर्टिकल के तहत, आपका आर्टिकल 154 के तहत राज्य की जो शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, वो राज्यपाल में निहित होंगी। और यदि इनमें से आप देखो ना, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग आप पास करो, पारित करवाओ, आप हटा सकते हो। कहाँ पास होता है, संसद में पास होता है। पावर आपको समझ में आ रही है। अगर आप देखो कि हमें जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं न्यायाधीश है, क्या उनको नहीं हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग लगा करके हम उनको भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सबके पास पावर है और एक कंडीशन ऐसी भी है जहां पर किसी के पास पावर नहीं है, ठीक। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है कि कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं सुप्रीम हूं। यहाँ पर सुप्रीम वाली जो चीज है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म कर दी गई है, बैलेंस बनाया गया है। कहते हैं भारत का संविधान कैसा है, कठोर व लचीला दोनों है, ठीक। और हमारा कहते हैं सबसे ज्यादा, सबसे लंबा और लिखित संविधानों में से भी एक आता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। जिसका प्रयोग वे सीधे या अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उसके तौर पर उनके द्वारा वो करवा सकते हैं। अनुच्छेद 122 और 212 में प्रावधान है कि न्यायालयों को क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जांच करने की अनुमति नहीं है। यह गारंटी देता है कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 105 संसद के तथा अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के जो अधिकारी हैं और जो विशेषाधिकार हैं उसको निर्दिष्ट करता है। लेकिन क्या करता है, रिव्यू करता है ना, हस्तक्षेप नहीं करेगा, रिव्यू तो करेगा ना। रिव्यू करने में उसको जब चीजें मिलेंगी, अगर उसको लगेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, चीजों को खत्म कर देगा। अनुच्छेद 50 राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। तो जो राज्यपालिका है, राज्य की जो न्यायपालिका है वो अलग है कार्यपालिका से, और अनुच्छेद 50 के तहत दोनों को सेपरेट किया जाता है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 254 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की शक्ति को दर्शाता है, और अनुच्छेद 121 और 211 संसद और राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर चर्चा करने से रोकता है, बताता है। वहां पर अगर उसको लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम है तो ये चीजें देखी जा सकती हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों की उनकी अधिकारी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रयोग के लिए कानूनी जवाबदेही में छूट
छूट देता है कि क्या है, वो कानूनी जवाबदेहिता से बचे हुए हैं, बच सकते हैं। बात करते हैं संविधान के मूल ढांचे को कायम रखने की। यही है आपका केशवानंद भारती केस, आपको इसमें देखने को मिलेगा। भारत में ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर सरकार क्या करती है, विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को सीमित करने या फिर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, उदाहरण के लिए 1994 में आप देखोगे 76 कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन हुआ और 2014 का जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन था। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची का उद्देश्य संसद की शक्ति को बढ़ाना था। जो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई, रीजन ये था कि संसद को पावर देना। महत्वपूर्ण निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसे सीमित कर दिया कि नहीं, संसद के पास सीमित पावर है। ये केशवानंद भारती केस की बात की जा रही है कि उनके पास सीमित पावर है संसद के पास। आप कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, आप कानून बना सकते हो, कानून पास कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कार्यपालिका कानून एग्जीक्यूट करवाएगी, चीजें देखेगी, रिव्यू करेंगे, लेकिन जब हम रिव्यू में पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे में परिवर्तन कर रहे हो, तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूल ढांचे की अवधारणा को जोड़कर उन्होंने संसद की शक्ति को सीमित कर दिया, जांच के दायरे में ले आए और संविधान की न्यायिक समीक्षा भी अब साथ साथ करता है। और अब क्या है, वो संविधान न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उसके पास ये पावर है, साथ साथ वो करता रहता है। केशवानंद भारती मामले की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को खारिज कर दिया था और कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार है, ऐसा नहीं कि वो संशोधन नहीं कर सकते। बहुत सारे आपने देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए हैं, हम पढ़ते भी है, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट उसके मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे, वो अमेंडमेंट हम पास नहीं होने देंगे। यही फिर आपका न्यायिक रिव्यू होगा और वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में परिवर्तन करने की संसद की संशोधन शक्तियां अंतर्निहित प्रतिबंधित हैं। आपके पास पावर है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ है, जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पावर है लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ पावर है। वैसे ही जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के पास पावर है लेकिन कुछ लिमिटेशंस के पास उनके पास भी पावर है। इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संरक्षक के रूप में यहाँ पर देखा जाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायपालिका है या फिर जैसे मैंने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं, तो वो संविधान का संरक्षण करता है। ये क्या करता है कि अन्य शाखाओं में जो उनका क्षेत्राधिकार में उनके जो कर्तव्य हैं उनको पालन करने के लिए कहता है कि आपके जो कार्य हैं अपने क्षेत्र में आप उनको पूरी ईमानदारी से करिए, यदि आप नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन की प्रणाली पर भी जोर देता है। ठीक, तो यही चीज थी जो हमने पढ़ी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का विचार सबसे पहले किस किताब में दिया गया है? द पॉलिटिक्स, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द प्रिंस। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी जो राय है वो भी मुझे कमेंट में बताना। बाकी और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, समझ में आई, ठीक है, और आपके क्या कंसर्न्स हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।